दोस्तों रीसेंट यूएस ईरान क्राइसिस ने वापस से भारत को एक्सपोज किया कि हम कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं अगर एनर्जी रिलेटेड कोई भी शॉक आता है तो। कहने को हम $4 ट्रिलियन की जीडीपी है हमारी और दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हल्के से एनर्जी शॉक से हम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बन जाते हैं। क्योंकि हम बहुत बड़े एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट देश हैं। 90% से ज्यादा क्रूड और 65% से ज्यादा एलपीजी हमारा देश इंपोर्ट करता है और हमारे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का 30% ऑयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है, 50% थर्मल यानी कोल से आता है और रिमेनिंग 20% सोलर, विंड, न्यूक्लियर जैसे एवेन्यूज से। तो दोस्तों अगर भारत को विकसित भारत और एक वर्ल्ड लीडर बनना है तो डेफिनेटली इस डिपेंडेंस को हमें काफी हद तक कम करना पड़ेगा। और दोस्तों इस कमी से छुटकारा पाने के लिए भारत ने सीक्रेटली एक ऐसा लीप फ्रॉग मूवमेंट देखा है जिससे आने वाले कुछ सालों में हम बिल्कुल एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और फिर कोई भी देश हमें आंखें नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंस ही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कमजोरी है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज से 70 साल पहले एक विजनरी साइंटिस्ट ने सोचा था, जो थे होमी जहांगीर बाबा। और दोस्तों 7 अप्रैल 2026 को उस सॉल्यूशन की तरफ भारत ने एक हिस्टोरिक कदम उठा लिया है। भारत ने ऑफिशियली अपने सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंट्री कर ली है और इसके साथ शुरू हो गया है द थोरियम रेस। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल माइलस्टोन है। एंड तक दोस्तों इसको जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्केल समझते हैं। भारत अभी अप्रोक्सीमेटली 5 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है, जो इंडिया के टोटल एनर्जी मिक्स में एक काफी छोटा सा हिस्सा है। बाकी हम कोल, ऑयल और गैस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसका बड़ा हिस्सा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब सोचो, जिस देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हो, जिसकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग, एआई, डेटा सेंटर्स और ईवीज सब बूम कर रहे हो, उस देश को एनर्जी चाहिए और वो भी मैसिव अमाउंट में। अगर ये एनर्जी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगी तो कभी भी हमारा देश ट्रूली सॉवरेन नहीं बन पाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया, जिसे कहा गया द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक 100 साल का सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट। और आज उसका दूसरा चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये वो वक्त था जब हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर से डरी हुई थी। भारत में भी यही सोच थी कि हम एक अहिंसा वाले देश हैं, तो हमें न्यूक्लियर की क्या जरूरत। लेकिन विजन काफी अलग था। यह सिर्फ बॉम्ब की बात नहीं थी, बल्कि यह सर्वाइवल की बात थी। जो सिविलाइजेशन एनर्जी को हार्नेस करना सीख जाती है वो आगे बढ़ जाती है, जो नहीं करती वो पीछे रह जाती है। इसी थिंकिंग के साथ एक 3 स्टेज प्लान बनाया गया, जो इंडिया के रिसोर्सेज के हिसाब से टेलर मेड था। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों नेचर में हमें यूरेनियम मिलता है, जिसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं, यानी वो एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हैं U235 और U238। U235 सिर्फ 0.7% होता है ऑफ द टोटल यूरेनियम जो पाया जाता है नेचर में, लेकिन ये फिसाइल होता है, यानी एनर्जी जनरेट करता है जब इसको न्यूट्रॉन से हिट करा जाता है और जब ये स्प्लिट करता है। U238 99.3% होता है यूरेनियम का, यानी मैक्सिमम यही मिलता है, लेकिन ये डायरेक्टली फिसाइल नहीं होता। U235 को अगर 3 to 5% इनरिच करा जाए, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए, तो ये बिजली बना सकता है। अगर 90% तक इनरिच करा जाए तो ये बॉम्ब बन सकता है, जिसका डर ईरान के साथ था, जिसकी वजह से रीसेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू हुए। स्टेज 1 में भारत के रिएक्टर्स, जिन्हें प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स कहते हैं, जैसे काकरापार जो गुजरात में है और रावतभट्टा जो राजस्थान में है, दोनों नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, यानी बिना किसी एनरिचमेंट के। रिएक्टर्स दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, बस आप इतना समझो कि रिएक्टर सिंपली मशीन्स होती हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। और स्टेज 1 के रिएक्टर्स U235 का फिजन करके, यानी U235 को स्प्लिट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। साथ ही एक और चीज होती है जिसमें U238 आइसोटोप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम बनाता है, जो एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल स्टेज 2 में किया जाता है। तो स्टेज 1 का आउटपुट क्या हुआ? बिजली और प्लूटोनियम। अभी जो एक्टिवेट हुआ है वो है द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसका इस्तेमाल स्टेज 2 में किया जाएगा। इसमें स्टेज 1 से निकला हुआ प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम यूज होगा। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये रिएक्टर जितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रीडर कहते हैं।
आगे चल के इसमें थोरियम भी यूज किया जाएगा जो कन्वर्ट होके U-233 आइसोटोप बनेगा, एक और फिसाइल फ्यूल, और ये स्टेज 3 की फाउंडेशन होगी। जब इनफ U-233 एक्यूमुलेट हो जाएंगे तब स्टेज 3 स्टार्ट होगा दोस्तों। इसमें एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स या मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर्स यूज होंगे, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज 2 में यूज होते हैं। यहां साइकिल ऑलमोस्ट सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी जब ये स्टेज 3 पे पहुंचेगा। थोरियम डालते जाओ, U-233 बनता जाएगा और बिजली जनरेट होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास दुनिया का 16 से 17% थोरियम रिजर्व है, इतना कि हम 700 साल तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इजी नहीं है। यूएस, जापान, यूके, जर्मनी सबने बिलियंस इन्वेस्ट करे लेकिन फेल हो गए। उनका रीजन सिंपल था कि उनके पास काफी यूरेनियम था, इसलिए उनकी जरूरत नहीं थी, और दूसरा रीजन था कि न्यूक्लियर लॉबी रेजिस्टेंस काफी थी। लेकिन भारत के पास ऑप्शन नहीं था। यूरेनियम लिमिटेड है लेकिन थोरियम अबंडेंट है, इसीलिए यह प्रोजेक्ट सर्वाइवल का सवाल बन गया। 22 साल लगे, कॉस्ट डबल हुई, मल्टीपल डिलेज आए, लेकिन भारत ने गिव अप नहीं किया। और आज दुनिया में सिर्फ रशिया और भारत के पास ये कैपेबिलिटी है। ये रिएक्टर सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत के पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्लूटोनियम रिजर्व्स हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थ्योरेटिकली वेपन ग्रेड प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली फोकस हमारा एनर्जी और रिएक्टर ग्रेड मटेरियल पे ही होगा, बाकी आप समझ ही रहे हो। आगे का प्लान दोस्तों काफी क्लियर है। स्टेज 1 को स्केल करके 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट है। स्टेज 2 में ब्रीडर रिएक्टर का नेटवर्क बनेगा जो फ्यूचर फ्यूल क्रिएट करेगा। स्टेज 3 अभी प्लानिंग में है लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है। ये एक जनरेशन का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल जनरेशन का मिशन है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 1950s में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक सरकारें बदली, पॉलिसीज बदली, क्राइसिस आए, लेकिन ये मिशन चलता रहा। आज का माइलस्टोन सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस का फुलफिलमेंट है। एक दिन आएगा जब भारत की एनर्जी किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं होगी। वो आएगा हमारे अपने थोरियम से जो हमारी कोस्ट लाइंस में पड़ा हुआ है। 700 साल की एनर्जी, डोमेस्टिक, इंडिपेंडेंट और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। आपको क्या लगता है, इंडिया कभी एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये एनालिसिस आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करना, और मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच डीपर एनालिसिस। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।